अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 11 अप्रैल 2021। वक्त हो रहा है शाम के 5:30 और आज की वीडियो होने वाली है फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। अच्छा, तो आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो मुझे थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है और मैं इंस्टाग्राम पे तस्वीरें या वीडियोस वगैरह लगाता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम जॉइन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप वो कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम बस इस तरह होता है कि मैं अपनी तस्वीरें कम लगाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो मेरी आंखों से मैं दुनिया देख रहा होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो दिखा सकूँ किसी फॉर्म में। तो मैं वो कर रहा होता हूँ कि मैं ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखा रहा होता हूँ, ताकि जो नहीं भी है वहाँ पे उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाउ इट इज़ टू एक्चुअली बी इन दैट पर्सनस प्लेस सॉर्ट ऑफ। एनीवेज, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की। और फ़ोटोग्राफ़ी में जनाब एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टाइम लैप्स। अब टाइम लैप्स क्या होता है? टाइम लैप्स आप में से शायद अक्सर लोगों को पता भी हो। टाइम लैप्स होता है कि आप एक लंबे अरसे के इवेंट्स को कंडेंस करके एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में प्ले बैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे से सिंपल टाइम लैप्स की एग्जांपल है सनराइज़। सनराइज़ का टोटल इवेंट अगर आप 3 घंटे के लिए कैमरे को फिक्स कर दें एक जगह पे और वो पूरा वो दिखाए कि वो सूरज निकला है, तो उस दौरान वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल्स के बाद 10-10 सेकंड के बाद या 20-20 सेकंड के बाद, आपके फ़ोन में भी होता है ये ऑप्शन, वो तस्वीरें लेता है और वो ख़ुद ही उसको स्टिच करके एक वीडियो बना देता है। और जब आप उसको प्ले बैक करते हैं तो वो 3 घंटे का जो जितनी देर आपने उसको लगाया था वो हार्डली कोई 10-15 सेकंड का, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस इंटरवल से तस्वीरें ले रहा है और किस हिसाब से वो प्ले कर रहा है, तो वो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको वो एक पूरा इवेंट नज़र आता है। तो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग मेरे नज़दीक। है सनराइज़ आप देख सकते हैं, कई लोग फूलों के खिलने की टाइम लैप्स बनाते हैं, कई लोग दरख्तों के पत्ते झड़ने की, कई लोग रात के अंदर नाइट स्काई, जब स्काई मूव करती है यानी दुनिया बेसिकली मूव करती है तो स्काई जो चेंज होती है उसके बनाते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टाइम लैप्सेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मुझे टाइम लैप्सेस का शौक़ है और उसमें एक चीज़ ये है कि मैं रहता हूँ एक हाई राइज बिल्डिंग पे और मेरा व्यू, अगर आप में से देन अगेन जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम देखा उनको आइडिया होगा कि वो समटाइम्स बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे शौक़ भी है टाइम लैप्सेस का, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम लैप्सेस बनाता रहूँ। लेकिन उसमें चैलेंज क्या आता है? उसमें चैलेंज टाइम लैप्स में सबसे बड़ा ये आता है कि आपका कैमरा स्टेडी रहना चाहिए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, चाहे हवाएं आएँ, और यहाँ पे हवाएं चलती हैं टोरंटो के अंदर। सर्दियों में भी, अब गर्मियाँ आएंगी तो मैं देखूंगा मज़ीद, बट 20 to 25 किलोमीटर्स की हवा अक्सर चलती है। और जब आप हाइट पे होते हैं तो वो आपको और ज़्यादा फील होती है। समटाइम्स मेरे शीशे कांप रहे होते हैं, इतनी तेज़ हवा होती है। तो उस हवा की वजह से मुझे एक ऐसा सक्शन माउंट चाहिए, यानी एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए अपने बाहर की साइड पे गोप्रो को लगाने के लिए कि अगर मैं एक 3-4 घंटे उसको लगा के छोड़ भी दूं तो ये ना हो कि वो आधे घंटे के बाद ज़मीन पे जाके गिरे। तो मेरे पास पाकिस्तान में एक सक्शन माउंट होता था जो मैंने अली एक्सप्रेस से किसी सस्ती सी एक गोप्रो की किट थी उसमें मंगवाया था। बट वो इस तरह का था, छोटा सा वो था कि वो आप लगाएं कहीं पे, बेशक सरफेस साफ़ भी हो, तो 2 घंटे के बाद वो गोप्रो समेत ज़मीन पे होता था। तो मैं इंडोर तो उसको यूज़ कर सकता हूँ कि गिर भी जाए तो चलो कमरे में ही है, लेकिन बाहर लगाना हो या अगर आपके पास गाड़ी है और उस पर लगाना हो और उसको बाहर की साइड पर चलाना हो तो वो रिस्की है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा सक्शन माउंट चाहिए ताकि आप तसल्ली से अपना काम पे फोकस कर सकें, रादर देन आप इसी टेंशन में रहें कि ये कैमरा ना मेरा चला जाए। तो इस नीड की वजह से मैं सर्च कर रहा था कोई सक्शन माउंट। गोप्रो वाले ख़ुद भी अपना सक्शन माउंट बनाते हैं, एक कंपनी मैनफ्रोटो, वो भी अच्छे सक्शन माउंट्स बनाती है, उनके ट्राइपॉड्स भी आते हैं। एक कंपनी है जो और वो भी बनाते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन वो सारे जो थे वो 60, 70, 50 इतने कनेडियन डॉलर्स प्लस टैक्स के थे। गोप्रो वाला जो है वो मुझे याद है वो 60 कनेडियन डॉलर्स प्लस टैक्स का था, विच इज़ फाइन। आपका वो एक 400-500 डॉलर के कैमरे को हिफाजत कर रहा है तो ठीक है, आपके ऊपर है कि आपने वो करना है या नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि यार क्या मुझे इतने पैसे खर्चने चाहिए? फिर मेरे जहन में एक नाम आया जो कि था PGY टेक। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और मैं अली एक्सप्रेस से इनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मंगवाता था अपने ड्रोन के लिए, और जो जब मैंने गोप्रो शुरू में नया लिया था तो उसके लिए, और इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने उनसे रिसेंटली रब्ता किया और उनको मैंने बताया कि इस तरह मेरा चैनल है और ये सब कुछ। तो उन्होंने मुझे
अपना एक सक्शन माउंट एज अ रिव्यू सैंपल सेंड किया है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसको टेस्ट करेंगे और एंड पे मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये वाला सक्शन माउंट ख़रीदना चाहिए अगर आपका भी इसी तरह का इंटरेस्ट है या नहीं। तो आप ये होगी आज की वीडियो। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं जनाब। इसकी प्राइस है उनकी वेबसाइट पे 55 कनेडियन डॉलर्स प्लस टैक्स। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 7,500 रुपया, और टैक्स डाल लें तो आप ये 62 कनेडियन डॉलर्स जो कि पाकिस्तानी 7,500 रुपये के करीब बनेगा, विच इज़ ऑन दी मोर एक्सपेंसिव साइड। बट देन अगेन आपने ये देखना है कि इस पर आपकी जो प्रोडक्ट जो आपने चीज़ लगाई है, हो सकता है आपने अपना सोनी ZV-1 या RX100 या कोई महंगा कैमरा लगाया हो जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का हो, तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये DSLRs के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये एक्शन कैमराज और पॉइंट एंड शूट और जो छोटे कैमराज होते हैं, आई थिंक इसका पे लोड अगर मुझे नज़र आया तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा, ये उनके लिए है। एनीवेज हम देखते हैं कि इसके साथ आता क्या और प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। तो जनाब ये रहा आपका सक्शन माउंट, ये इसका सक्शन हेड है, कह लें इसको सक्शन वाला जो पार्ट होता है। ये इसका आर्टिकुलेटिंग आर्म है। इसको मैं लूज़ अगर करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। इसकी यहाँ पे एक बॉल जॉइंट है, एक बॉल जॉइंट यहाँ पे, और आप इसको किसी भी एंगल पे, जो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, इसकी आर्टिकुलेशन बहुत स्मूथ है, और किसी भी एंगल पे आप इसको सेट करके अगर आप इसके इस स्क्रू को टाइट करें तो ये हो गया टाइट, और अब ये कहीं नहीं जा रहा, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। और ये पार्ट बना हुआ है मेटल का, इसकी ग्रिप है रबर की, नॉब भी जो आपका स्क्रू है वो भी मेटल का है। ये पार्ट प्लास्टिक का है, विच इज़ ओके, क्योंकि प्लास्टिक बुरी क्वालिटी के नहीं, बॉल जॉइंट्स प्लास्टिक के हैं, बट वो वेट की वजह से उनको रखने पड़े होंगे। तो प्रोडक्ट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी है। एक चीज़ जो है इसमें जो मुझे अभी से इतनी अच्छी नहीं लग रही, वो है इसका माउंटिंग मैकेनिज्म। अब इसके अंदर साथ वो आपको पैकेज के अंदर 2 अदद जो हैं वो पिन्स देते हैं। अब वो पिन्स करती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्क्रू का काम नहीं है, इसमें आपने उसी तरह इसको गोप्रो को पकड़ा, पिन्स अलाइन की। पहली तो बात ये है कि ये चूँकि नॉन स्टैंडर्ड एक्सेसरी, थोड़ी सी पिन्स अभी मेरा ख्याल है जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो वो अलाइन बेहतर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप पिन लेते हैं। अब इस पिन में एक अजीब से 2 कटआउट्स हैं, होपफुली कैमरा अगर फोकस कर ले, जो कि वो नहीं कर रहा। तो इसमें 2 अदद ना नॉचेस सी बनी हुई हैं, बेसिकली वो आपको अलाइन करनी पड़ती हैं। अब आप इसको इंसर्ट करें और अंदाजे से ये होगी अलाइन। अब आपने इस तरह वो इंसर्ट की थी तो ये बाहर भी आ जाएगी। अब आपने इंसर्ट की, सॉरी, और उसके बाद आपने इसको करना है ट्विस्ट। ये ट्विस्ट किया 90 डिग्री पे ताकि वो पिन्स लॉक हो जाएं, और उसके बाद आपने इसको लॉक कर दिया तो ये लॉक हो गया। ये मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं है। एक स्क्रू हमेशा एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि लोड डिवाइड हो रहा होता है हर जो इसका ये थ्रेड बना हुआ है उसके ऊपर, और जब आप फुल इसको टाइट कर देते हैं तो इसके जो चांसेस हैं कि ये शेक आए वो बहुत कम है। इसके एक तो प्ले ज़्यादा होगी इसमें, जो मुझे अभी से ही फील हो रहा है। एक तो प्ले होगी क्योंकि पिन है और वो एक ही पॉइंट पे जाके बस लॉक हुई है, और दूसरा ये कि ये मुश्किल है करना। अब ये शाम के टाइम अंधेरा हो, कुछ भी हो, आप, मुझे पता होता है मैं बगैर देखे इसको इंसर्ट करके लगा लेता हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको पहले देखना है कि जी मेरी पिन अलाइन है, मेरा सब कुछ वो है, फिर आपने ट्विस्ट करना। समटाइम्स ये प्रॉपर ट्विस्ट नहीं होता, और फिर उसके बाद आपने इसको लॉक करना है। और आपके पास सिर्फ 2 ही ये पिन्स हैं, और ये स्टैंडर्ड पिन्स नहीं है। अगर ये गुम जाती हैं तो आपको PGY-TECH से ही लेनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक नज़र आ रहा है। इसके अलावा पैकेज में वो आपके पास वो जो मैंने अडेप्टर की बात की थी वो इंक्लूड करते हैं। ये अडेप्टर एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि अगर आप ये अडेप्टर ले लें और इसको इसमें इंसर्ट करें, इसी तरह आपने वो पिन इंसर्ट की, और आई थिंक ये लॉक हुई है, तो ये आपने पिन लॉक की। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड 1/4 इंच माउंट आ गया, जिस पे आप कोई भी कैमरा, कोई और चीज़, 360 कैमरा जो मेरे पास है उस पर भी ये लगता है, वो माउंट कर सकते हैं। इवन गोप्रो का अपना एक माउंट आता है जो एक साइड से इस तरह होता है, एक साइड से फिंगर्स वो कर सकते हैं, यानी आपके पास वर्सेटिलिटी आ जाती है। लेकिन उन्होंने अपना बेस पे जो ये रखा हुआ है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइन, क्योंकि देन अगेन वो चाहते हैं कि आप ये घुमाएं और आप फिर उन्हीं से ये ख़रीदें। तो ये एक चीज़ है। आखिरी चीज़ हम जो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करेंगे, वो है जनाब इसकी सक्शन। और उसको टेस्ट करने का फ़िलहाल एक ही तरीका, ये रहा मेरा लैपटॉप, इसकी सरफेस है आई थिंक एलुमिनियम की।
तो हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं। कैमरा मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे ताकि आपको नज़र आए मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये हमने इसके ऊपर रखा, ठीक है जी, और इसका मैंने इसको लॉक कर दिया। और अब ये इतना सिक्योर है कि ये इसके साथ ही उठ गया और मैं इसको हिला रहा हूँ, कर रहा हूँ तो ये नहीं उतर रहा। अगर मैं इसको वैसे रख के इसको, नहीं ये नहीं उतर रहा, और इसको मैं अनलॉक करूं तो फिर ये इजीली निकल आता है। तो सक्शन माउंट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, सक्शन माउंट इज़ रियली नाइस। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी। अब हम इसको करते हैं टेस्ट, और फिर इसके बाद आपसे मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि क्या आपको अपना 1,00,000 2 लाख का कैमरा बचाने के लिए एक 7-8 हज़ार का सक्शन माउंट ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो आप देखते रहिएगा। अच्छा जनाब, एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ कि आज मौसम बहुत मज़े का हुआ है। इस टाइम 11 डिग्री टेम्परेचर है और ये है सामने मौसम की सूरत हाल, और बादल बड़े मज़े के बने हुए हैं। तो मैं अभी जो हूँ थोड़ी सी एक वॉक करने बाहर जाऊँगा, और वॉक करके जब हम शाम को वापस आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको यहाँ पे किस तरह लगाऊंगा ताकि ये सुबह का सनराइज़ जो है वो कैप्चर कर सके, और फिर हम वीडियो को वहाँ से लेके चलेंगे। लेकिन मैं बस आपको अपना यहाँ पे व्यू दिखाया था। हवा बड़ी मज़े की चल रही है, 11-12 डिग्री। मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने टी शर्ट पहनी है, लेकिन मौसम इस वक्त बहुत बहुत मज़े का हुआ है। तो वो सामने रहा पार्क जहाँ पे मैं जाता होता हूँ, और ये पार्क ये भी है और एक आगे भी है। तो मैं जाता हूँ वॉक करने, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बाकी की वीडियो दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा जी, तो वॉक पे जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लगा दूँ, क्योंकि बादल बड़े ड्रामेटिक किस्म के हुए हैं। तो मैंने इसको बाहर की साइड पे माउंट कर दिया है। होपफुली मेरे वॉक से वापस आने के बाद तक ये अपनी जगह पे ही होगा, लेकिन चूंकि मैंने ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा है तो आइडियली अगर ये गिरा भी तो ये यहीं पे गिरेगा और बाहर नहीं जाएगा। बट लेट्स सी, इसको हमने लगा दी है, वो हम कैप्चर कर रहे हैं, और रात में यहाँ पे लाइट्स होंगी और अभी ये बादल चल रहे हैं। तो होपफुली इट विल मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग टाइम लैप्स। तो फिर जो है इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वॉक पे अगर मुझे कुछ काम की चीज़ नज़र आई तो वो भी दिखा दूंगा, वरना फिर अब आपको मैं वापस आके बताऊँगा कि कैमरे का क्या बना। तो आप देखते रहिएगा। और जनाब फाइनली बाहर के कुछ आसार नज़र आने शुरू हो गए। अगर आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा साया है ऊपर से, लेकिन फूलों की कोंपलें जो हैं वो, नॉट श्योर ये किस चीज़ का दरख्त है, बट कोंपलें जो हैं फूलों की वो बननी शुरू हो गई हैं और नए पत्ते आने शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ से शायद आपको क्लियर नज़र आए। डार्क है काफ़ी, आई नो, बट अच्छा लग रहा है कि इतना अरसा जो है उजड़े हुए दरख्त देख देख के इंसान थक जाता है। तो अब ये जो है ये वाला ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें तो ये आई एम नॉट श्योर, अगर कोई जानता है ये किस चीज़ का दरख्त है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। लेकिन जो है वो कॉम्प्लेन जो है वो फूटना शुरू हो गई हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आई एम ग्लैड कि सर्दियाँ फाइनली ऑफिशियली ओवर हो गई हैं और अब यहाँ पे बाहर का मौसम आ गया। वैसे अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मज़ीद दरख्त आ रहे हैं जो कि अब एक नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं। ये वाला जो है ये कुछ उनसे आगे है। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो पत्ते जो कॉम्प्ले हैं वो ज़्यादा है। दैन अगेन मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का दरख्त है, लेकिन देख के एटलीस्ट ये जो है ना अच्छा लग रहा है कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं आपके साथ अपना सर्दियों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ जितनी देर मैं ये वॉक कर रहा हूँ। तो जनाब मेरी ये कनाडा में पहली सर्दियाँ थी, ठीक है, और सर्दियों का पीरियड टोरंटो का मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 5 को मैं यहाँ पे मूव हुआ था, और उसके बाद आई थिंक उस वक्त मौसम ठीक था। मुझे याद है मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी जब मैं इस घर में मूव हुआ था और सब कुछ। सितंबर के एंड पे मौसम चेंज होना शुरू हुआ था। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो जॉब के पहले दिन मैंने अपर जंपर सा पहना हुआ था,
तो उससे मुझे याद है कि सितंबर के एंड पे मौसम चेंज होना शुरू होता है और अक्टूबर जो था वो मिक्स मौसम ही होता है कि सर्दी होती है, आपको बाहर निकलते वक्त जैकेट जैसे कि मैंने अभी पहनी है, इस टाइप की जैकेट कह लें या एक छोट विंड ब्रेकर, वो आप पहनते हैं। अक्टूबर का एंड जो होता है वो प्रॉपर फिर सर्दी में हम दाखिल हो जाते हैं। नवंबर सर्दी थी, यानी आप बाहर जाते हैं, अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही, ठीक है, टोरंटो में बर्फ़ नहीं पड़ रही। नवंबर में मुझे याद है मैं बाहर जाता था तो आपको विंटर जैकेट पहननी पड़ती है, स्नो शूज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप बस अच्छे मोटे जूते पहन लें। विंटर बूट्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी होती। और इसी तरह फिर दिसंबर आता है जिसमें खुश्क सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाता है और हवाएं बहुत चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बर्फ़ अभी भी कम है। बर्फ़ इक्का दुक्का बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है बर्फ़ नहीं पड़ी थी। 1 जनवरी को टोरंटो में पहली दफ़ा मैंने बर्फ़ देखी थी और वो भी एक शॉर्ट स्पेल था बर्फ़ पड़ने का, और वो इतनी देर लास्ट नहीं किया था क्योंकि टेम्परेचर इतना नीचा नहीं था कि वो बर्फ़ रहती। लेकिन फिर जैसे ही हम मिड जनवरी के बाद आते हैं फिर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और मिड जनवरी के बाद बर्फ़ पड़ती है, फरवरी में बर्फ़ पड़ती रहती है और मार्च के अंदर भी बर्फ़ पड़ती रहती है वक्तन फ़वक्तन। और जब बर्फ़ पड़ती है तो टोरंटो चूँकि एक बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके अंदर सफाई का निज़ाम इन्होंने बड़ा मेंटेन किया हुआ है, तो ये रास्ता अच्छा लग रहा है। खैर मैं उस तरफ चलता हूँ। तो सफाई का निज़ाम इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो बर्फ़ ज़्यादा देर रहती नहीं है। इवन ये रोड कहलाती, साइड रोड जहाँ मैं रहता हूँ वो यॉन्ग स्ट्रीट है जो मेन सड़क है, और जहाँ पे जितनी भी बाकी ये सबर्बन एरिया है पीछे नॉर्थ यॉर्क का, तो यहाँ पे ये साइड रोड्स कहलाती है, लेकिन वो इनको भी साफ़ करते हैं। और जो मेन स्ट्रीट्स होती हैं वो तो फौरी साफ़ होती हैं, आपको वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि बर्फ़ पड़ गई है तो अब मसला बने। हाँ, अनलेस एक स्नो स्टॉर्म आ जाए और वो फिर थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट फॉर द मोस्ट पार्ट द सिटी टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की सफाई, ताकि सेफ्टी भी रहे और लोग ईज़िली कम्यूट भी कर सकें, तो वो एक चीज़ अच्छी है, आपको मसला नहीं होता। सर्दी जो मिनिमम टेम्परेचर टोरंटो में है, मैं इसलिए बार बार टोरंटो कर रहा हूँ, इन्होंने अच्छा सजाया हुआ घर अपना, लेकिन मैं इसलिए बार बार टोरंटो मेंशन करता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता रहा हूँ। तो मैं तो दरमियान में क्वेबेक भी गया था जहाँ -22 था, मैं दरमियान में सस्केटून भी गया था जहाँ पे -17 था पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा आई थिंक -27 था। तो मेरा तो ट्रैवल रहा, तो वो इस वजह से मुझे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी मैंने देखे। बट अगर आप टोरंटो में आ रहे हैं और आपने यहीं पे रहना है तो यहाँ का टेम्परेचर जो मिनिमम मैंने अपने होते हुए देखा वो था आई थिंक -18, और जो मैंने न्यूज़ पे सुना वो भी कोई लगभग इसी के अराउंड था। आई थिंक एक दफ़ा -20 के करीब था कहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि जब आप घर में होते हैं तो घरों की इंसुलेशन हुई होती है, ठीक है, हमारी तरह नहीं है। हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, हम पैसा ज़्यादा खर्चते हैं अपने आप को लिहाफ़ों पे, कंबलों पे, विंटर के कपड़ों पे, यानी स्वेटर्स पे, चीज़ों पे, लेकिन हम घरों की इंसुलेशन उस तरह से नहीं करते। यहाँ पे मैंने ये देखा है, ये लोग अच्छा काम ये करते हैं कि ये वो कहते हैं निप द ईवल इन द बड वाला काम करते हैं कि भाई घर ही तुम अच्छा इंसुलेट कर लो ताकि तुम्हें मसला ही ना हो। मुझे अच्छी तरह याद है मैं घर वालों से अपने बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको कहा आज यहाँ पे -15 या 14 है, और मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो वो मेरे अब्बू हो गए कि यार तुम कह रहे -14 है और तुम अपना हुलिया देखो, तुम शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम रहे हो। मैंने उनको बताया कि देखें यहाँ पे इंसुलेशन इतनी अच्छी है कि अगर मैंने हीटिंग भी नहीं ऑन उस वक्त की हुई थी अपनी, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं अंदर हूँ तो इट्स रियली कंफर्टेबल, आपका टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल होता है पैसिव इंसुलेशन से भी। और अगर आपको है तो हर जगह पे टेम्परेचर कंट्रोल या रेडिएटर्स होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट अंदर रहते हुए आपको सर्दी से कोई मुकाबला नहीं करना पड़ता है। आप बड़े कंफर्टेबल माहौल में 24-25 जो भी आपके लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो सेट करके आप घूम फिर सकते हैं, वो मसला हल हो जाता है।
बाहर ऑल्दो कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मैं ऊबर पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता था, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, अंडरग्राउंड है। मेरे घर के साथ एक मॉल है और उसकी बेसमेंट से मैं सबवे लेता हूँ और वहाँ से मैं पूरा शहर एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो भी कोई मसला नहीं होता आपके लिए। अगर आपके पास स्टार्ट में गाड़ी नहीं भी है और आप टोरंटो जैसे शहर में हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, तो यूर सॉर्टेड, आपको मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात आ जाती है कि कपड़ों के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी की हैं। उसमें मैं बताता रहा कि क्या आपको लेना चाहिए और क्या नहीं। अब रेट्रोस्पेक्ट में, यानी कि जो हो चुका उसको हाइंडसाइट में देखते हुए मैं आपको बताऊं तो मुझे स्टार्ट में कई लोगों ने कहा था कि तुमने ये यूनिक्लो की जो जैकेट ली है $250 की, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली, तुम्हें यहाँ पे कनाडा गूस पे पैसे खर्चने पड़ेंगे या तुम्हें कोई और कोई भी ब्रांड जो कि महंगा हो, एडिबा हो या जो भी है, उस पर पैसे खर्चने पड़ेंगे। और मैंने यह सोचा कि चलो ठीक है, मैंने ले लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी जंगल में रहता हूँ, अगर सर्दी पड़ेगी मेरे पास ही जाके वो क्या नाम है विनर्स है या कोई भी स्टोर, और ऑनलाइन अगर आपने मंगवानी कुछ भी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज़ कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप फंस जाएंगे कि भाई मैंने सस्ती जैकेट ले ली और ये वो। और तो लेकिन अब मैं अगर आपसे बात करूं तो रियली ऑनेस्टली मेरा उस जैकेट ने बड़ा अच्छा साथ दिया है। वो यूनिक्लो की जैकेट थी, पार्का था बेसिकली, थोड़ा थाइस तक आपके, और हुड था उसके ऊपर, और वो इट वाज कंफर्टेबल, इट वाज ड्यूरेबल, इट वाज वाटरप्रूफ। उसमें मुझे सर्दी नहीं लगी। उसमें डाउन फिल था, आई थिंक 600 फिल पावर की उसकी। तो वो चीज़ मेरे लिए तो बड़ी सही रही है। तो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्चें, और ये भी अभी महंगी है, 250 भी महंगी है। आपको विनर्स पे $100-125 की इससे भी अच्छी फिल पावर की जैकेट्स मिल जाती हैं। वो होता ही है, वो लास्ट ईयर के आर्टिकल होते हैं, लेकिन जैकेट्स में आपने कितना फ़ैशन देखना है वो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं तो वो ले लूँ। तो $100-150 की जैकेट में आपकी विंटर्स, टोरंटो की विंटर्स अच्छी गुजर जाएगी। मैं बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा। ग्लव्स अच्छे लेने ज़रूरी हैं, ग्लव्स आप ज़रूर लें। ग्लव्स लें जो कि टच सेंसिटिव हों, यानी कि वो फ़ोन के साथ भी आपके चल सकें, और दूसरा ये कि उनके अंदर इनर फ्लीस भी लगी हो, तो वो गर्म रखने आपको ज़रूरी है। विंटर बूट्स के दो मकसद हैं। एक है कि वो आपको गर्म भी रखते हैं क्योंकि वो अंदर से इंसुलेटेड होते हैं। मेरे पास जो हैं कोलंबिया के, उसमें इनकी टेक्नोलॉजी ओमनी हीट के नाम से, तो वो आपको गर्म रखता है, और लिटरली मेरे पाँव में पसीना आता था। और वो आपको गर्म रखते हैं, लेकिन दूसरा मकसद होता है उनकी ग्रिप का। तो अगर आप स्नो पे है, स्नो पे इतना मसला नहीं होता, आइस पे ज़्यादा। स्नो के लिए तो वो वाटरप्रूफ होते हैं, बट आइस के ऊपर ज़्यादा मसला होता है वेयर यू कैन एक्चुअली स्लिप एंड ब्रेक अ हिप और समथिंग। तो मैं चूँकि बर्फ़ पे गिरा भी था यहाँ पे, तो मुझे पता है कि शायद वो आपके पूरे साल में या जब भी जितनी भी सर्दी है उसमें एक दफ़ा विंटर बूट्स अपना काम करें, लेकिन जब वो होगा तो तब यू विल बी ग्लैड कि आपके पास वो थे और आप जो हैं वो गिर के अपनी हड्डियाँ आपने नहीं तोड़वा ली। तो वो विंटर बूट्स का ये मकसद है, एंड दे कीप यू वार्म एज़ वेल। और ये हो गई विंटर की चीज़ें। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये इस पे इन्वेस्ट करें, और थर्मल्स इनर्स जो हैं वो भी मैंने यूनिक्लो से लिए थे, दे आर वेरी चीप, उन पे डील्स भी लगती रहती हैं। आप एक दो इनर शर्ट्स ले लें और 2-3 लेगिंग्स ले लें, तो यू विल बी गुड। और एक मिड लेयर के तौर पे आप कोई भी जैकेट ले सकते हैं, वो लाइट होती है, उसका इतना कोई वो नहीं है, लेकिन वो एक मिड लेयर प्रोवाइड करती है। तो मेरे ख्याल में विंटर्स आपकी अच्छी गुजर सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को देखें। और मैंने जो पाकिस्तान से आते हुए आपको डराया जाता है कि यार कनाडा की सर्दी तो बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, ये है वो है, ठीक है मान लिया सर्दी है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन सिस्टम इस तरह का है कि इट्स नॉट लाइक कि हम पाकिस्तान में, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, आपने सर्दी है, सर्दी की रात है, आपने रात 10 बजे अम्मी कहती हैं रोटियाँ ले आओ तंदूर से, तो अब आप गाड़ी पे तो जाने से रहे, तंदूर पास ही होगा, या कई लोग गलियों में रहते हैं जहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती, तो वो बस निकलेगा, जैकेट शैकेट पहनेगा, सर्दी में ठिठरता हुआ जाएगा, तंदूर से रोटी लेके आ जाएगा। अब मैं अगर यही काम मैंने कनाडा में करना है, मैंने किसी प्लाज़ा में जाना है, मैंने कुछ चीज़ ख़रीदनी है, तो मैं अपने इंसुलेटेड बिल्डिंग से या घर से निकलूँगा। जिन लोगों का घर होता है उनकी गाड़ी की एंट्रेंस गराज से होती है, जो सारा इंसुलेटेड, वो गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी भी आप पहले ही ऑन करके गर्म कर लेते हैं, तो आपको गाड़ी में बैठेंगे आप, गराज भी ऑटोमेटिकली खुलेगा, आप उसमें निकालेंगे गाड़ी, बंद होगा, शॉप पे जाएंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, नहीं भी है तो चलें ठीक है, आपने बाहर लगाई तो हार्डली क्या 2 मिनट की या 30 सेकंड की वॉक है, आप अंदर जाएंगे और वो जगह भी इंसुलेटेड भी होगी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी होगी, तो आपको इतना मसला नहीं होता। सर्दी ज़रूर है लेकिन आपको तंग नहीं करती, आपकी डे टू डे ज़िंदगी में हायल नहीं होती। मैं इमेजिन
हम असल में इमेजिन इस तरह करते हैं कि -30 अगर पाकिस्तान में हो तो क्या होगा, लेकिन देन अगेन यहाँ का निज़ाम उन्होंने उस तरह से बनाया बिकॉज उनको पता है यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह का होना है। तो सर्दी से ना डरें, सर्दी इतनी ड्राउनी नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने आप को तैयार रखें, प्रिपेयर्ड रहें और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के लिए, लेकिन सर्दी से डरे नहीं। सर्दी के लिए इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाया हुआ है, सिस्टम्स भी इस तरह से बने हैं, घर से लेके सब कुछ आपको सर्दी से वो बचा लेंगे। बट और इतना पैसा नहीं है आपको लगेगा कि सर्दी से बचाना है तो मुझे $1000 खर्चने पड़े हैं। 100-125 की जैकेट आ जाती है, 100-125 के बूट आ जाते हैं, 50-60 के ग्लव्स आ जाएंगे, स्कार्फ लेना है वो 15-20-30 का आ जाएगा, एक टूक लेनी है बहुत अच्छी वाली भी होगी तो वो 20-25 की आ जाएगी एंड दैट्स इट। और एक मिड लेयर लेनी है तो वो भी $50-60-70 $100 की आ जाएगी। नहीं, आप $500 में, $500-600 में अपने आप को विंटर के लिए तैयार कर सकते हैं और वो फिर आपका यहाँ की चीज़ें पायदार मिलती हैं। तो अनलेस आप फैशन की वजह से यहाँ की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और आप चेंज करना चाहें, आपको हर साल चीज़ें चेंज करने की, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जैकेट भी ब्रांड न्यू है, मेरे शूज़ भी ब्रांड न्यू है, मेरे ग्लव्स भी बिल्कुल ठीक है और वो जब तक वो मेरा ख्याल अगले 3-4 सीज़न आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था जी मेरा छोटा सा वो सर्दियों का रिव्यू। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं बता दूंगा। अभी जो है मैं वापसी की तरफ चलता हूँ। गोप्रो आपको याद होगा लगाया हुआ है, तो बल्कि मैं कुछ खाना पकड़ लूँ फिर वापस जाता हूँ और उतनी देर में वो रात भी हो जाएगी, टाइम लैप्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, आप देखते रहिएगा। और जी यहाँ पे बहुत सारी गुलहरियाँ होती हैं और ये डरती नहीं है ये आप इनकी तरफ एक कदम आए तो ये आगे आ जाती हैं, जैसे ये आ रही है। आई डोंट नो ये काटती है या नहीं, लेकिन ये डरती नहीं है, ये इतना तो कंफर्म है। अगर मैं इसकी तरफ ज़रा सा जाऊँ तो ये डर जाती है, लेकिन पहले वो आपकी तरफ आती है कि भाग जाओ नहीं तो मैं कुछ कर दूँगी। तो खैर काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही होंगी ना। और वीडियो थोड़ी सी शेकी होगी क्योंकि मैं ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा गोप्रो तो इस वक्त टाइम लैप्स बनाने में लगा हुआ है, तो उसके लिए माजरत अगर वीडियो बहुत शेकी हो, लेकिन आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन विदाउट अ गिम्बल। तो और एक और गुलहरी भागी भागी आ रही है। देखिए वो आपके पीछे पड़ जाती हैं कि भाई भाग जाए यहाँ से, ये हमारा इलाका है। हम भाग जाते हैं यार, हम आपको नहीं तंग करते।
और जनाब हम आ गए हैं घर वापस और फिर से जो है वो फॉग सी जो है वो आ गई है हर तरफ। आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे मैं पता नहीं बादलों में रह रहा हूँ। लेकिन अब हम अभी भी गोप्रो की लाइट जलती मुझे नज़र आ रही है। इसका मतलब है वो टाइम लैप्स अभी भी बना रहा है, बट अब वो टाइम लैप्स किस काम का होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त नज़र कुछ भी नहीं आ रहा और हवा बहुत तेज़ है। मेरा दरवाज़ा जो है वो जाके लगा है, तो आपको नज़र आ रहा है ना कि हवा शदीद है और ऐसा लग रहा है मैं बादलों में रह रहा हूँ। ये व्यू है इस वक्त। ये मैंने एक ही दफ़ा पहले देखा था। अब देखिए हवा में खुलती है। इस वक्त 9 डिग्री टेम्परेचर है और हवा है कोई 11 किलोमीटर फी घंटा की। तो लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि सूरज कहाँ पे है और क्या नहीं है। सूरज नॉर्मली इस वक्त यहाँ पे कहीं होता है, लेकिन वो सूरज तो दूर की बात है। इस वक्त तो ऐसे लग रहा है बादलों में रह रहा हूँ। नीचे जब मैं था तो थोड़ा क्लियर था, लेकिन ऊपर मुझे नज़र आ रहा था, आपको मैंने दिखाया भी था कि बिल्डिंग्स के ऊपर फॉग है, वो आपको नज़र आ रही है। और इसको हम लगा रहने देते हैं, ये जब तक इसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती ये लगा रहे। और वंस ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसका टाइम लैप्स देख के वीडियो में डाल दूँगा। और बस मैं खामोश हो जाता हूँ। आप ज़रा 2 मिनट ये हवा और व्यू देखें। और टू बी ऑनेस्ट एक ड्रोनी सी फीलिंग भी आ रही है, जैसे साइलेंट हिल पे मैं रहता हूँ। एक मूवी थी साइलेंट हिल, उसकी प्रीमियर हुई थी, तो मुझे इसको देख के वो लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं रहता कहाँ पे हूँ। बस बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। ये सामने वाली बिल्डिंग छोटी नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सारी सीनरी का बेड़ा गर्क करती है, इसका डिज़ाइन नहीं मुझे पसंद, लेकिन खैर कुछ भी नज़र तो चले इसको मैं बंद करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर जब ये टाइम लैप्स ख़त्म होता है तो फिर आपसे बात करता हूँ, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा जनाब, गोप्रो हो गया फाइनली बंद, तो और टाइम हो गया रात के 7:30। हम जो हैं वो इसको उतार लेते हैं। आई थिंक बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ, बारिश भी अब शुरू हो गई है। आपको ये छोटी छोटी बारिश पड़ी हुई नज़र आ रही होगी और ये हवा की वजह से मेरी टाइल्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो बार बार सेट करना पड़ता है मुझे। इधर को पत्थर ला के रखना पड़ेगा। खैर, तो गोप्रो हो गया जी बंद, इसको हम उतार लेते हैं। आई एम ग्लैड कि 10 किलोमीटर की हवा चल रही थी अभी दरमियान में, और उसके बावजूद ये जो है भाई साहब वो लगे ने एक हाथ से उतार रहा हूँ मैं। तो ये हो गया बंद। हवा अब कम हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, धुंध वैसे ही है। आई होप ये धुंध, इसको धुंध ही कहेंगे, आई डोंट नो। 14 डिग्री टेम्परेचर पे धुंध आई थिंक पड़ती है, शायद पाकिस्तान में भी करा है, लाहौर में जो पड़ती है, लेकिन आई थिंक वो 10 से कम पे होता है, नॉट सो श्योर। लेकिन ये सूरत हाल है। सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ी प्लेजेंट सर्दी है, जिस तरह की लाहौर की सर्दी होती है जनवरी के एंड पे, वो वाली सर्दी है। बड़ा मज़े का मौसम है ये मौसम, मुझे अच्छा लगता है कि बारिश ना हो रही हो और टेम्परेचर इस तरह का हो, तो ये अच्छा है। या फिर यहाँ के केस में वो सनी वेदर अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की गर्मी वो पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं होती, बहुत हार्श नहीं होती, माइल्ड होती है। टोरंटो में आएगी गर्मी, मैंने सुना है यहाँ पे 40 डिग्री तक भी गर्मियों में टेम्परेचर अगस्त में जाता है। और क्योंकि ये लेक पे है तो वाटर बॉडी की वजह से हब्स भी होता है, कराची जैसा मौसम हो जाता है। लेकिन वो भी जब देखेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मौसम इंतहाई मज़े का है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कैमरा बंद करूँ। वो नीचे रही सड़क, अगर आप बिल्कुल नीचे खड़े हो तो वहाँ पे क्लियर था और ऊपर देखते थे तो फॉग नज़र आती थी। बट इस वक्त चूँकि मैं घर आ गया हूँ तो यहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ और है। आई होप टाइम लैप्स पता नहीं क्या बना होगा, सूरज का तो कोई पता नहीं था, और ना आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ना लाइट्स अब नज़र आएंगी रात में जब यहाँ पे होंगी। लेकिन चलें देखते हैं वो टाइम लैप्स।
वक्त हो गया है रात के 8:20। मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा बेक किया था, जिसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे एक पिज़्ज़ा पैन लेने की शदीद ज़रूरत है। ये हलाल पेपरोनी है बाय द वे, हलाल पुलिस के लिए। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। टाइम हो गया है रात का। अब जो है वो फॉग वो ख़त्म हो गई है, तो मेरा व्यू जो है वो मुझे वापस मिल गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी बादल हैं ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो जो लाइट आपको नज़र आ रही है वो जो एक्चुअली बिल्डिंग है उसके नीचे वो इतनी रोशन है कि उनके ऊपर जब भी बादल आते हैं तो वहाँ पे लाइट होती है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ऑल्दो कि ना सूरज है वहाँ पे ना चाँद है। तो ये रहा जनाब व्यू रात के 8:30 बजे। ये रही यॉन्ग स्ट्रीट। तो इसको यॉन्ग में इसलिए बोलता हूँ कि ये YONG है, ये यंग नहीं है। तो मुझे कहा ये प्रोनाउंसिएशन उसका समझ आता है जो भी मैंने देखा है उस हिसाब से। तो ये हो गया व्यू। इसको करते हैं बंद। कैमरा मैं करता हूँ सेट। खाते हैं पिज़्ज़ा जो कि हमने ये बनाया है, और फिर आपसे फाइनल थॉट्स में शेयर करता हूँ अपने इसके बारे में, जो हमारा सक्शन माउंट है। और फिर मैं क्या करूँगा कि मैं फाइनल एंड इस पे करूँगा कि कल सुबह के लिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और जब भी सूरज निकलेगा होपफुली कल ये मसला नहीं होगा, तो फिर जो है ना वो क्लिप मैं एंड पे डाल दूँगा, वो वाला टाइम लैप्स। तो आप देखते रहिएगा। नहीं तो जी जनाब, खाते हैं अपना पिज़्ज़ा, करते हैं आपसे इसके बारे में बात। पहले ज़रा पिज़्ज़ा स्टार्ट कर लूँ मैं, मुझे भूख काफ़ी लग गई है। टेस्ट अच्छा है वैसे। अच्छा, पिज़्ज़ा वैसे वाकई अच्छा है। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका क्रस्ट होता है, यहाँ पे फ्रोज़न क्रस्ट मिलते हैं, पाकिस्तान में भी आई थिंक मिलते हैं, और फ्रोज़न क्रस्ट होते हैं। वो 6-8 का पैक मिल जाता है, एंड यू जस्ट नीड टू पुट ऑन योर टॉपिंग्स, और फिर आप उसको बेक कर देते हैं। तो ये थिन क्रस्ट मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि जो नॉर्मल क्रस्ट होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। उसके ऊपर जो है मैंने स्पिनच, कैप्सिकम, चेरी टोमेटोज़ और पेपरोनी इसकी टॉपिंग की, और बाद में मैंने उसको रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे ऊपर, और उसको मैंने 10 मिनट के लिए 450 पे बेक किया, एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड। काफ़ी अच्छा बन गया। बड़ा क्विक एंड ईजी है, आपके पास बस इंग्रेडिएंट्स हों तो इट डजंट टेक लॉन्ग। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी बात। आपने टाइम लैप्स देख लिया होगा, अगला टाइम लैप्स आप बाद में इस वीडियो के एंड पे देख लेंगे। अभी एक और टाइम लैप्स है मेरे पास, तकरीबन 3 दिन पहले मैंने यही रिव्यू शूट करने की पहली कोशिश की थी, जो इतनी अच्छी नहीं गई थी, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि मुझे उसका मेंशन करना ज़रूरी है। तो वो क्लिप अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है। ये मैंने कोई कैमरा हाथ में पकड़ के नहीं मैं हिला रहा, ये माउंट हुआ है शीशे के ऊपर ही, लेकिन वहाँ पे हवा उस वक्त इतनी तेज़ थी। उस दिन हवा, जहाँ तक मुझे याद है, 23 किलोमीटर्स पर आवर की हवा थी, और उस दौरान जो इसका ये टॉप पार्ट है ये वाइब्रेट कर रहा था। और गोप्रो के अंदर एक हाइपर स्मूथ के नाम से टेक्नोलॉजी है जो उसको स्टेबल रखती है फुटेज को। तो वो जो फीचर है वो फिर जर्क्स को जो है ना, वो आपको जो स्लो ऐसे मूवमेंट नज़र आ रही है वो सॉफ्टवेयर की वजह से है, वरना कैमरा कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन अब वही बात है कि इसके पैकेजिंग पे प्रॉमिस है कि अगर आप गाड़ी पे इसको लगाते हैं तो 80 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर स्पीड ना जाए गाड़ी की,
स्टैटिक लोड जो इसका है, जिसकी पहले भी मैंने बात की थी, वो है 1.5 किलोग्राम, यानी यहाँ से आप 1.5 किलो का कैमरा लगा सकते हैं इसको किसी भी पोजीशन में जब लगाएं। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि 23 किलोमीटर की हवा पे ये रिज़ल्ट आया, तो आई एम नॉट सो श्योर। मैं समझता हूँ इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को अगर मैं देखूँ, सक्शन जो कप है वेरी नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल, बिल्ड क्वालिटी रियली नाइस, नो नेगेटिव्स देयर। जो है आपका मैकेनिज़्म उसको ऑपरेट करने का रियली नाइस, रियली स्मार्टली थॉट, और बड़ा किसी ने इसको सोच समझ के डिज़ाइन किया है कि भाई एक ही स्क्रू है और उससे जो आर्टिकुलेशन है वो किस लेवल की आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है उनको आइडिया होगा कि ये कितना ईजी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो नेगेटिव है वो है जी आपका ये, और ये स्टार्ट में भी मुझे वीडियो के पसंद नहीं था, मुझे ये अभी भी पसंद नहीं है, और मैंने आपको वो टाइम लैप्स भी दिखा दी है जिसमें इसकी वजह से, क्योंकि स्क्रू नहीं है तो वो जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से GoPro, एटलीस्ट GoPro, बाकी कैमरों का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन GoPro के ऊपर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए स्टैटिक इमेज, यानी कि जब हवा ना हो और आपने स्टैटिक शॉट लेनी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा 1.5 किलो का पेलोड भी उठा लेगा और आपका कैमरा सेफ भी रखेगा। आज भी हवा थी 10 किलोमीटर की, और उस दिन 22 किलोमीटर की हवा में भी मेरा GoPro गिरा नहीं था। लेकिन अगर आपको बहुत फिनेस चाहिए, बहुत परफेक्शन चाहिए, तो ये जो है ना, ये पॉइंट इस पूरे मैकेनिज़्म का वीकेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे आपको फील होगा कि क्वालिटी जो आपके टाइम लैप्स की है वो डिस्टर्ब होगी इसकी वजह से। तो फैसला आपका है, आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस लिहाज से थी, मैंने इसमें व्लॉग स्लैश वॉक स्लैश मैंने अपना विंटर का एक्सपीरियंस स्लैश मैंने ये इसका रिव्यू एक ही में डाल दिया। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर और इसी तरह की वीडियोस बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।